वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गाइडेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोग पहले भी अपना वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन क्लास 12 का अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ से मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का 1 बाय 1 पार्ट वाइज पार्ट करके सारे वीडियो लेक्चर्स को मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा हम लोग सबको कवर करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्रांच है आप क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टोटल ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस फील करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसमें ज़्यादातर हमको वो चीज़ें के बारे में डिस्कस करना है जो रियल लाइफ में हम कभी देखे ही नहीं थे। 11th क्लास के जैसे मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स में जैसे पार्टिकल्स वगैरह, बॉडीज़, फिर से रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशन वगैरह में कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो हमें दिखाई पड़ती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये ऐसा चैप्टर्स है, ब्रांच है, जिसमें हमें रियलिटी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिससे कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बिना टाइम गंवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the branch of physics in which we study about the characteristics of the static charge is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान से यहाँ देखिएगा, हमने क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक चार्ज। अब ये टर्म जो है स्टैटिक चार्ज, इसका मतलब समझिए। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, और चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बॉडी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल और केवल हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन वैसे चार्ज जो रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब सवाल उठता है कि आखिर चार्ज क्या है? चार्ज को हमने डिनोट किया है क्यू से, देखते रहिएगा। Charge is the fundamental property of a body which is developed due to excess or deficiency of electrons, and only electrons are responsible for charging a body. नेक्स्ट, तो पहले पार्ट में हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें केवल और केवल हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, लेकिन वैसे चार्ज के बारे में जो चार्ज स्टैटिक हो, मतलब रेस्ट में हो। इसके मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब दूसरे केस में सवाल उठता है कि आखिर चार्ज क्या है। चार्ज को हमने किस सिंबल से डिनोट किया है, Q से। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। मतलब ये बता रहा है कि हर एक मेटेरियल बॉडी की चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन चार्ज आता कैसे है भाई? तो जब भी किसी, मान लिया जाए ये हमारा कोई एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ भाई? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होंगे तो इस पर नेट चार्ज यानी Q नेट इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 0। अब किसी केस में अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, या इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे बॉडी से इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, एक है फ्रॉम द बॉडी और इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, इन दोनों ही केस में ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। यानी अब इसका नेट चार्ज Q नेट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज को अपीयर कराने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाना होगा या इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे मटेरियल बॉडी से अंदर आना होगा। सो इन केस अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो चार्ज के लिए केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। उस पर हम कहेंगे कि चार्ज अपीयर हो चुका है। ठीक है, अब इस चार्ज के बारे में कुछ हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ओके, अब हेडिंग डालिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये तय हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में बाबू, चार्ज के बारे में। कैसे चार्ज के बारे में? जो चार्ज रेस्ट में हो। यस, डेफिनेटली सही है। अब चार्ज भी हमने समझा कि चार्ज क्या है भाई। तो चार्ज जो है एक बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कैसे अपीयर होता है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक्सेस और डिफिशियंसी दोनों ही कब डेवलप होंगे, या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों ही केस में चार्ज अपीयर होगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज का क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए सिंबल भी हमने यूज किया है Q। ठीक है, क्या यूज किया है बाबू, Q। सबसे पहले बताओ तो चार्ज जो है हमारे पास, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिवाइड किया था, या तो उनको स्केलर में ग्रुप किया था या वेक्टर में, एक और नए कैटेगरी का हमने बताया था टेंसर के बारे में। लेकिन फिलहाल आप लोग स्केलर वेक्टर से चलाइए। चार्ज कैसी क्वांटिटी में आएगी? तो इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की तो बात होती नहीं है, इसलिए चार्ज किस ग्रुप में आएगा, स्केलर। यस, यू आर राइट, इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छी। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी बाबू, स्केलर क्वांटिटी होगी। बहुत अच्छे। अब इस चार्ज की हम थोड़ा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या क्या होगा, इसके यूनिट की हम बात करते हैं।
अब यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड करते हैं तो हम एसआई सिस्टम में, लेकिन हमारे पास और भी तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम में। तो सबसे पहले चार्ज का एसआई सिस्टम में यूनिट देखते हैं क्या होता है। कौन सा सिस्टम बाबू? इंटरनेशनल सिस्टम में। एसआई सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट होगी वो होती है कूलम्ब। क्या होती है बाबू? कूलम्ब। और इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? सी, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीबी से भी लिखते हैं। ये देखते जाइएगा मैंने क्या लिखा है। पहला सिस्टम हमने क्या डाला? यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या लिखे हमने? कूलम्ब। सिंबल क्या है? सी, या स्मॉल में सीबी। इसको और करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती है वो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। कौन सी यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ESU सिस्टम में इसका होता है स्टैट कूलम। कौन सा कूलम बाबू? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, या और इसका यूनिट होता है दूसरा हम लोग यूज करते हैं फ्रैंकलिन। ध्यान से देखते रहिएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में चार्ज की एक ही यूनिट है जिससे हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल क्या लिखा? सी या सीबी। ESU में दो तरह से यूज किया जाता है, स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन। स्टैट कूलम का सिंबल होता है STC या STCB, ओके। फ्रैंकलिन के लिए F वगैरह डिनोट कर सकते हैं, अभी इसमें नहीं है, ठीक है। तीसरा यूनिट, ये तीसरा जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट कूलम और फैराडे। एब्सोल्यूट कूलम के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं ABC, या ऐसे ABCB। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले प्रॉपर्टी में चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर है, बहुत अच्छे। अब चार्ज की यूनिट की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज का SI सिस्टम में यूनिट क्या है? कूलम, जिसका सिंबल हमने यूज किया C और CB। ESU सिस्टम में स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन, बहुत अच्छे। उसके बाद हमने क्या यूज किया बाबू? स्टैट कूलम के लिए सिंबल है STC, ST या और STCB। चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम या फैराडे। जनरली यही प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें गौर से देखिएगा, ये तीन तरह का यूनिट है, तो इसमें जरा रिलेशन हम लोग देखते हैं। इसी पॉइंट में नोट करके जरा देखिए, तो नोट कुछ मैं रिलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा नोट क्या है। पहला रिलेशन, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ध्यान से देखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। उसी तरह से 1 एब्सोल्यूट कूलम, 1 ABC इज इक्वल टू 10 कूलम। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यहाँ पे देखते रहिएगा। 1 कूलम की वैल्यू स्टैट कूलम में होता है 3 × 10⁹, एब्सोल्यूट कूलम की वैल्यू होती है 10 कूलम, एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ये आगे चल के मैं बता दूंगा ये रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं, लेकिन इसमें अब समझने वाला है। जैसे आप लोग स्केलिंग करते थे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखते थे? 1 मीटर, बिल्कुल सही। तो इस रिलेशन से हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो यहां से अगर रिलेशन हम उठाएं तो चूंकि हम जानते हैं सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये एक सिंपल रिलेशन मिल गया।
अगर आपको 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो आप सिंपली करते थे 1/100 इंटू 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो यूनिट में आपको रिलेशन पता है तो आप आसानी से एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका उल्टा ये भी है, तो मीटर को सेंटीमीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ भी वही कहानी है। कूलम और स्टैट, कूलम के बीच में रिलेशन पता है तो आप कूलम को स्टैट में कन्वर्ट कर लो या स्टैट को कूलम में कन्वर्ट कर लो। एब्सोल्यूट कूलम और इसमें रिलेशन पता है तो आप कूलम को एब्सोल्यूट में कर लो, फैराडे में कर लो, जैसा जी करे वैसा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, आपको देखना होगा। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, अब इस रिलेशन में देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट, पटर मार के लिखो तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें अगर मैं कहूं कि तीनों में सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, अब इसमें देखिएगा, फ्रैंकलिन जो होता है, फ्रैंकलिन, ध्यान से देखिएगा, फ्रैंकलिन ये चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा। वहीं जब हम फैराडे की बात करते हैं, फैराडे, तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्रैंकलिन दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड फैराडे क्या है बाबू, चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। इसको ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे बड़ा चार्ज का यूनिट होगा फैराडे, फैराडे से छोटा कौन होगा, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम से छोटा कौन होगा, कूलम, और कूलम से छोटा कौन होगा, स्टैट कूलम। ऑर्डर देख रहे हैं। तो दूसरे प्रॉपर्टीज में हम अभी तक सिर्फ क्या चीज़ की बात कर रहे थे, यूनिट की बात कर रहे थे। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट चार्ज के रिलेटेड एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा अथवा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सीट उट करेंगे, डीपीपी वगैरह करेंगे। ठीक है, मेडिकल में कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी एटलीस्ट आया हुआ है, सब धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग को शुरुआत से ही एकदम मेडिकल पे फोकस करना है, एकदम मेडिकल की प्रिपरेशन पे, बोर्ड वोर्ड पे ज़्यादा चक्कर नहीं करना है। ठीक है, आपको कंप्लीटली मेडिकल पे ही फोकस करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स। तो भाई चार्ज के तो आप लोग बचपन से पढ़े हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव। बहुत अच्छे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर भी मिटा दूं। आ जाइए, तीसरी प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं किसके, चार्ज के टाइप्स की। तो चार्ज के टाइप्स कितने हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब जरा से देखिए यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव ये दोनों सिमिलर चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये सिमिलर चार्जेज हैं। तो सिमिलर चार्जेज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब दुश्मनी होता है ना। अरे सेम क्या करते हो, 2 लड़का क्या करता है आपस में, हाँ नहीं दोस्ती नहीं होती है, दुश्मनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम चलें पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में देखो तो अपोजिट चार्जेज हैं, मतलब डिसिमिलर चार्जेज हैं। तो इनके बीच में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब प्यार होता है। क्या होता है भाई, प्यार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं, आपकी भावना हम समझ रहे हैं। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट सेक्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है ना। वो अलग बात है कि शादी के बाद वहीं विकर्षण में हो जाता है, ठीक है लेकिन पहले तो वहीं होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टीज में क्या हमने डिस्कस किया, चलो इधर देखो,
दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव टाइप्स ऑफ चार्ज है, सिर्फ दो ही तरह के। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या है बाबू, रिपल्सन यानी दुश्मनी, निगेटिव निगेटिव के बीच में दुश्मनी, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में प्यार। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं हम चौथे नंबर प्रॉपर्टी पे, क्या है चौथा नंबर प्रॉपर्टी है बाबू, ध्यान से देखिएगा। चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, फुल स्टॉप। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass, but mass can exist without charge। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस भी पार्टिकल में जहां भी मास प्रेजेंट है तो समझो वहां चार्ज है। मतलब अगर कोई मैं ये बॉडी ले लूं जिसका मास है m, तो इसमें कोई कहता है कि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी ही ले लूं तो न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं इसमें चार्ज नहीं है। अरे भैया चार्ज है, इसकी नेट चार्ज जो है ना क्यू नेट वो 0 है, बट चार्ज है। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, सो देयर इज अ चार्ज इन द बॉडी, बट द नेट चार्ज एज ए होल ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो नेट चार्ज ही को अपीयर कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और एक्सेस चाहिए। सिंपल यही कहानी है। तो जहां भी मास है वहां चार्ज है। चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं हो सकता है, लेकिन मास विदाउट चार्ज हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। वो जब आगे हम लोग क्वांटम फिजिक्स में घुसेंगे तो वहाँ मैं दिखाऊंगा कि वहाँ चार्ज पार्टिकल कैसे मास में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है, और मास भी चेंज करता चला जाता है। सो चार्ज, अभी मान लो यहाँ पे चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। गॉट माई पॉइंट? इट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। सिंपली अगर हम देखें तो मास जो है हमारे सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तुम देखो तो चार्ज कहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है। सो चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। गॉट माई पॉइंट? ओके, राइट डाउन। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं पांचवा पॉइंट। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसको देखिएगा आप लोग। फिफ्थ पॉइंट, ये सब क्या चल रहा है, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है भाई। पांचवें पॉइंट में आप देखिएगा, whenever a neutral body is charged either positively or negatively, then it's whenever a neutral body is charged either positively or negatively, then its volume increases and density decreases। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या मैं कह रहा हूँ? Whenever a neutral body is charged either positively or negatively, then its volume increases and density decreases। मतलब नहीं समझ में आ रहा है? नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है?
लेट मी एक्सप्लेन क्या मैं कर रहा हूं। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल कहने का अर्थ क्या है भाई? हाँ यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, ठीक है भाई। तो चार्ज तो है, हाँ यस, चार्ज तो प्रेजेंट है, बट नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और बॉडी से होगा या बॉडी में होगा, तभी जाके उस पर चार्ज का अपीयरेंस होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को आइदर या तो हम पॉजिटिवली चार्ज करें, पॉजिटिवली कैसे चार्ज होगा भाई? तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा। तो निगेटिवली कैसे चार्ज होगा? जब इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा होगा। तो चाहे न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करो या निगेटिवली चार्ज करो, दोनों ही केस में वो न्यूट्रल बॉडी की वॉल्यूम इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। कैसे काम करता है मैं दिखाता हूं। चलो मिटाऊं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तब आगे समझा रहा हूँ। देखते जाइए, पांचवें पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। वेन एवर ए न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। चलो भाई, सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स है, मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी पांचवें पॉइंट में ए नंबर, फॉर प्रोटॉन क्यूपी, क्यूपी का मतलब होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है बाबू? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। याद रहेगा? ये कुछ डाटा मैं दे रहा हूँ, इसको आपको साथ में, ये पांचवें पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डाटा चल रहा हूं। फॉर इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। गॉट इट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, क्यों चार्ज के लिए रिप्रेजेंट, ई इलेक्ट्रॉन के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाबू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ठीक है। तीसरा सी, फॉर न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के लिए NP का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और Ne का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका मतलब हुआ Q नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये 3 पॉइंट्स। अब आगे आते हैं हम लोग, ध्यान से सब लोग देखिएगा क्या मैं करने जा रहा हूं। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज कितना है बाबू? 0। वेरी गुड। अब मैंने पांचवें पॉइंट्स में कहा था कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को आइदर पॉजिटिवली चार्ज करें या निगेटिवली चार्ज करें, तो उसकी वॉल्यूम के पर क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज करता है। कैसे मान लेंगे भाई इंक्रीज करता है? आपको दिए हम मान लेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, इसको सही से एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। फिर से मैं पॉइंट को दोहरा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को, वेन एवर अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बट डेंसिटी डिक्रीजेस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं
कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए या निगेटिवली चार्ज किया जाए तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है लेकिन डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसको समझो कैसे काम कर रहा है ये। फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे ये पॉजिटिवली, तो मान लो कोई एक न्यूट्रल बॉडी होगा, ये मान लीजिए ये न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान से देखिएगा, इस पर Q नेट इज इक्वल टू कितना है 0। कैसे 0 हुआ होगा भाई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसी बॉडी में NP की वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए बाबू, इसी न्यूट्रल बॉडी में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा ठीक से, इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये क्या बता रहा है, फ्रॉम द बॉडी इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी तो Q नेट ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब Q नेट इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से ये जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो क्या क्या फर्क पड़ता है इस बॉडी पे, ध्यान से देखना। मान लीजिए जब ये ओरिजिनली था तो इसका मास कितना था m, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या मास m ही रहेगा या चेंज कर जाएगा, वही रहेगा। यही सब तो सीखना है, यही सब सीखना है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो है ना यही काम आएंगी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने में। ओरिजिनली बॉडी पर जब न्यूट्रल था तो मास कितना था बाबू, m, बिल्कुल सही। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं उस पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं क्या इसका मास वही रहेगा या चेंज कर जाएगा, डेफिनेटली चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा, इधर देख, क्या इलेक्ट्रॉन मासलेस है या उसमें कुछ मास है, सर है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। अगर मान के चल इसका मास अगर ओरिजिनली 10 किलो था तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 किलो ही रहेगा या 10 किलो माइनस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन का मास जो निकला है वो तो इसको रिड्यूस करेगा ना, रिड्यूस करेगा। अब अगर मान के चल 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उनका मास अगर ऐड करेंगे तो क्या ओरिजिनली मास यही रहेगा, नहीं रहेगा। अब समझ में आया। तो मास पर क्या फर्क पड़ेगा बाबू, मास इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसका डिक्रीज करेगा, न्यूट्रल बॉडी का या चार्ज बॉडी का, चार्ज बॉडी का, समझ रहे हैं ना, चार्ज बॉडी का। तो चार्ज बॉडी ये कैसा चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो पॉजिटिवली चार्ज जब होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, Q नेट पॉजिटिव होगा। जब Q नेट पॉजिटिव होगा तो ये जो अब चार्ज बॉडी है इसका मास घटेगा। ये साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज। अब मास जब इसका घटेगा तो जरा बताओ तो इसके अंदर कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है बाबू। पॉजिटिव के बीच में अभी मैंने क्या बताया था, दुश्मनी, यस। तो जब इनके बीच में दुश्मनी होगी तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी रिपल्सन। रिपल्सन का होगा बाबू, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, रिपल्सन बढ़ जाएगा। क्यों रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा रिपल्सन, क्यों बढ़ेगा, इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखते रहो, मास घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। तो जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बॉडी वैसा ही रहेगा या फैलेगा, फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब जब ये एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इनवर्स का रिलेशन है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, मतलब इसकी डेंसिटी घटेगी। अब सारे पॉइंट्स को देखो तो आ गया पॉइंट नंबर 1। तो 5th पॉइंट में मैंने क्या बताया था भाई कि जब भी किसी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को अगर पॉजिटिवली भी चार्ज किया जाए या निगेटिवली चार्ज किया जाए तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन डेंसिटी घटती है। क्यों काम कर रहा है, मास घटेगा। बहुत अच्छे, क्यों घटेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो रहा है। सही बात, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से अब इस पे कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, रिपल्सन बढ़ा तो एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, ये डाटा सारा आपको अब इसी में हम आते हैं। पहला हम लोग केस किसके लिए डिस्कस किए हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। बहुत अच्छे, ये कैसा बॉडी है, NP इज इक्वल टू NE, न्यूट्रल बॉडी। Q नेट इज इक्वल टू कितना, 0। बहुत अच्छे। अब ये बॉडी में ये एरो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। अब इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। मान के चलिए कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाएगी, लेस। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो Q नेट लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन, लेस देन 0। तो Q नेट इज इक्वल टू कैसा होगा, निगेटिव, यानी ये बॉडी। तो ये कैसा बॉडी था, न्यूट्रल, लेकिन ये कैसा बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। बहुत अच्छे। निगेटिवली चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ टू द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी नहीं, टू द बॉडी। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंटर करेंगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगा, और वही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डिफिशियंसी थी और यहाँ क्या है, एक्सेस है। यही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको निगेटिवली चार्ज में अब बात करेगा। अब जरा देख, ये तो न्यूट्रल बॉडी था, मान लीजिए इसका मास m था। अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया तो क्या अब भी इसका मास वही रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मासलेस नहीं है बल्कि मैसिव है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास इसके मास को ऐड अप करेगा। यानी इस केस में जरा देखो तो बाबू मेरे, मास का होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा, अब इसमें देखो तो कौन सा चार्ज आ गया बॉडी, ये निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, मास भी बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छे। तो इन निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या, रिपल्सन। इसका मतलब हुआ रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब एरो बताएगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो मास भी इसका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। निगेटिव चार्ज इसमें बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और ये सारे निगेटिव निगेटिव। अब निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, दुश्मनी। तो रिपल्सन भी बढ़ रहा है। जब रिपल्सन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसका एक्सपैंड, यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब लास्ट बचा हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स का रिलेशन है, यानी डेंसिटी भी घटेगी। अब मेरा पॉइंट जाके क्लियर हुआ। दोनों ही केस में देखो तो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, दोनों ही केस में वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, सर बढ़ा है, क्योंकि रिपल्सन की वजह से। और दोनों ही केस में डेंसिटी घटा है, ठीक है, घटेगा। लेकिन मास एक में घट रहा था, एक में बढ़ रहा था।
दोनों मेरे पास। गॉट माई पॉइंट? ओके, ठीक है, इसको नोट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो इसमें क्लियरली पूछ लीजिएगा, ये टेक्निकली सब याद रखिएगा। मैं बढ़ूँ? अब आई थिंक दैट कि पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ कि चाहे किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली हम चार्ज करें या निगेटिवली चार्ज करें, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा लेकिन उस बॉडी की डेंसिटी, चार्ज बॉडी की डेंसिटी घटेगी और उसके मास पर भी फर्क पड़ेगा। मैं मिटाऊं इसको? चलो ठीक है, इधर लिखो, मैं इधर से पहले मिटाता हूं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में कितने पॉइंट्स हुए? 5 प्रॉपर्टीज। अब छठे नंबर का प्रॉपर्टीज लिखूं, 6 नंबर। चार्ज ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटम ऑफ ए चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, पहले लिखो इसको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटम ऑफ ए चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में बता रहा हूँ। इफ the transfer of a physical quantity is not continuous, then the process is known as quantization and the physical quantity is called quantized physical quantity। इसी में थोड़ा सा मैं आगे लाइन जोड़ूंगा। एंड minimum possible value which can be transferred and minimum possible value which can be transferred is called quantum of that physical
क्वांटिटी। पैराग्राफ में चेंज करता हूं, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल multiple of charge of an electron, full stop। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। मैंने लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटम ऑफ ए चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। इफ द ट्रांसफर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंटिन्यूअस then the process is known as quantization and the physical quantity is called quantized physical quantity and minimum possible value which can be transferred is called quantum of that physical quantity। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया है, फिजिक्स में तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारे, लेकिन पहली बार पूरे 11th में कहीं भी हमने बात नहीं किया था। 12th का लेक्चर जैसे ही शुरू हुआ तो 12th में पहला ही लेक्चर में मैंने चार्ज से रिलेटेड बात किया और चार्ज को आज मैं कह रहा हूं कि पहला क्वांटिटी है जो क्वांटाइज्ड है। आखिर इस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, ये क्वांटाइज्ड क्यों मैंने अंडरलाइन कराया है, ध्यान से देखिएगा बाबू। फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका वैल्यू कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उसका एक डेफिनिट वैल्यू होता है, उसी डेफिनिट वैल्यू पर वो काम करेगा, हर वैल्यू पे काम नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी बॉडी का मास अगर 100 केजी है, ठीक है भाई 100 केजी है तो है, उसी बॉडी को अगर हम लोग दूसरे चीज़ में किसी और बॉडी को लेते हैं तो 0.05 केजी, यस हो सकता है, केजी से छोटा है। मास का वैल्यू अगर हम ले ले तो 0.00 समथिंग 5 ग्राम भी हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है, ग्राम से भी नीचे मिलीग्राम, यानी कुछ भी अगर हम मेजर करें, इवन इलेक्ट्रॉन को भी मेजर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कोई भी डेफिनेट नंबर है। लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चार्ज को अगर मैं लिखता हूँ 5.2 कूलम, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या चार्ज की वैल्यू 5.2 कूलम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर मैं लिखता हूं चार्ज इज इक्वल टू 10 कूलम, तो इसको हमको जानना होगा कि इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मान के लिखिए कि Q इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं 0.03 कूलम, तो हमें चेक करना होगा कि जो मैंने वैल्यू चार्ज का लिखा है 0.03 कूलम, क्या ये पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं है, कि कुछ भी लिख देंगे और कहेंगे इतना चार्ज है, नहीं। तो चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैं 2-4 नाम लिखूंगा आपको। जैसे एनर्जी, जब मॉडर्न हम लोग पढ़ेंगे, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है और ये h न्यू क्वांटाइज्ड है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में, जिसका वैल्यू होता है h/2 पाई, ये भी क्वांटाइज्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम का कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो h/2 के पाई के फॉर्म में ही होगा। सिमिलरली यहाँ भी हमें देखना है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखिए, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी, क्वांटाइज्ड, बहुत अच्छे। अब किस फॉर्म में क्वांटाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज का वैल्यू होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे उसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू को हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम। इसीलिए मैंने लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू इसके क्वांटम का काम करेगा, ठीक है। अब ये क्वांटाइज्ड का आगे मैंने डिस्कस किया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर ट्रांसफर कंटिन्यूअस नहीं है, वो किसी डेफिनिट फॉर्म में है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन।
और उस दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जितना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ट्रांसफर किया जा सकता है वो उसका कहलाता है एक क्वांटम। अब इसको समझो कैसे। मान के चलिए बाबू ये एक न्यूट्रल बॉडी था, बहुत अच्छे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर थी। सब लोग इधर गौर से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, मैं ऊपर उधर थोड़ा सा मिटा के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, इसको समझना होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ देखिए, मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी, अब तो दिख रहा है बिल्कुल सही। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बहुत अच्छे। तो अभी इस पे क्यू नेट की वैल्यू कितनी है? 0, बहुत अच्छे। अब इस बॉडी में मैं दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 1, इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब इसमें से ट्रांसफ़र करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इस पे क्यू नेट की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0, बहुत अच्छे। यानी क्यू नेट क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से नेट चार्ज का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव हुआ। अब सवाल उठता है कितना? अब मैं एग्जैक्ट जानना चाहूं कि इस बॉडी पे ये चार्ज है कि नहीं है। यस है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैं जानना चाहता हूं कितना। तो इस पर नेट चार्ज निकालने के लिए क्यू नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है? 1, बहुत अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? तो ऊपर में अभी हमने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है भाई। तो इस पे अब हम आगे देख रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो क्यू नेट इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी क्यू नेट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ साइन क्या चीज़ का लगेगा? प्लस, बहुत अच्छे। अब जरा सोच के देखो, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए रहते तो ये जो नंबर मैंने 1 लिखा था, अब इसकी जगह कितना लिखता मैं? 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करता तो यहाँ रिजल्ट हमारा कुछ और होता। यानी अब ये रिजल्ट हमारा कितना हो जाता? 16 दूना 32, यानी 3.2 हो जाता, बहुत अच्छे। अब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए रहते तो यहाँ मैं क्या लिखता? 3, समझिएगा, और ये कितना हो जाता? 4.8, यानी प्लस 4.8। इससे पता चलता कि अब इस पे नेट चार्ज की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम है, ठीक है भाई। अब मान के चलो इसमें से हम 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते तो यहाँ 3 की जगह कितना होता? 10, बहुत अच्छा। और यहाँ भी कितना होता? 10 इंटू 1.6। अब देख रहे हो, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते तो ये नेट चार्ज की वैल्यू आती, पॉजिटिव नेट चार्ज। अब जरा सोचो, इस बॉडी से अगर मैं कहता कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो यहाँ संख्या कितना होता? n। यहाँ कितना होता? n। अब गौर से देखो, क्या ये वाला टर्म बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है। सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? नंबर चेंज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे प्लस माइनस। अगर ये पॉजिटिवली अच्छा, यही सेम कहानी होती जब एंट्री करता। क्या करता भाई? एंट्री करता। अगर एंट्री करता तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होता, तो निगेटिवली चार्ज होता तो इसके आगे माइनस का साइन आता, ठीक है भाई। तो ये वाला टर्म यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो मैंने लिखा है, ये वाला टर्म ये चेंज नहीं कर रहा है। इसके आगे सिर्फ क्या चीज कर रहा है? नंबर्स, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बाहर गई या बाहर से कितनी एंट्री हुई। तो जरा सोच के देखो, क्या किसी भी बॉडी पर कुछ भी चार्ज पॉसिबल हो सकता है? या जब भी पॉसिबल होगा इसी रूप में होगा, इसी रूप में होगा। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन लॉ। तो देखो तो बाबू,
क्या चार्ज का ट्रांसफर कंटिन्यूअस है या इस रूप में है? 1.6 इंटू यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में, इस रूप में। इसलिए चार्ज को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो वैल्यू है ना, जो सभी नंबर के साथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटम। तो क्वांटम है क्या भाई? चार्ज का क्वांटम क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। गॉट माई पॉइंट? यस। अब दिखाता हूं मैं आगे। तो जरा देखो तो बाबू, क्वांटम। अब किसी भी बॉडी पे जरा देखिए तो चार्ज जो है, नेट चार्ज, वो मैंने लिखा है कि इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एन इंटीजर है, चूंकि प्लस माइनस आ सकता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो प्लस, निगेटिवली चार्ज होगा तो माइनस। अगर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता तो यहां कितना होता? 0 होता। वेरी गुड। तो ये जो टर्म है 1.6, इसको हम डिनोट करते हैं ई से, और ई का मतलब होगा चार्ज ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी टर्म को देखें तो इसके आगे अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो प्लस, निगेटिवली चार्ज होगा तो माइनस। नंबर को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? एन। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज कितने के बराबर? ई। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन जो बता रहा है, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन लॉ। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज की वैल्यू है तो वो इसी रूप में हो सकती है, बाकी किसी रूप में नहीं। यहां पे देखो तो क्यू नेट क्या है? ये है नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। बहुत अच्छा। एन क्या है भाई? इंटीजर है। अब इंटीजर कहां से शुरू हो सकता है? 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। इसमें ई क्या है? तो ई क्वांटम है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही हम क्वांटम, जिसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये प्लस माइनस नहीं है, ये ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻। सो दिस इक्वेशन, अब ये 5वें नंबर पॉइंट्स का यही है, यानी चार्ज जब भी किसी बॉडी पे पॉसिबल होगा इसी रूप में होगा, हर किसी रूप में नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? किसी को कोई पॉइंट समझने में कोई भी दिक्कत? चलो लिख लो, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। इधर मिटाऊं? अच्छा, तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा बाबू? ये क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जब भी एक्सेप्टेबल होगा इसी फॉर्म में होगा, यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा n इंटू ई के फॉर्म में ही होगा, अथवा किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। ऐसे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्वांटाइज्ड हैं, उसका भी क्वांटम होता है। जैसे इसका क्वांटम ई है, उसी तरह उनका भी क्वांटम कुछ और होता है। मैं यहाँ डाटा बना के लिख देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे। क्वांटाइज्ड कौन कौन है? क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका क्वांटम क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूं। चलो भाई, अभी तो जस्ट हम लोग जो पढ़े हैं उसी को देखिएगा। सबसे पहला अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे पहला वो हमारा क्या है? चार्ज। देख भाई, चार्ज क्या सिंबल था हमारा? क्यू। चार्ज क्वांटाइज्ड है कि नहीं है? यस, डेफिनेटली है चार्ज। और चार्ज का क्वांटम क्या था? ई। बिल्कुल सही। और ई क्या था? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल सही। दूसरे पॉइंट में देख, दूसरा होता है हमारा एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी? अब यहां पे देखिएगा, एनर्जी, इसका क्वांटम है, इसका सिंबल मैं लिख देता हूं ई, एच न्यू। ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, आप केमिस्ट्री में कहीं सुने होंगे। न्यू को कहते हैं बाबू फ्रीक्वेंसी,
ये एक फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? फोटोन। लाइट वाइट में पढ़ेंगे, बस इतना मान के चलिए कि एनर्जी का, लाइट में एनर्जी का क्वांटम होता है h न्यू। ठीक है बाबू, ओके। तीसरा क्वांटिटी जो क्वांटाइज्ड होगा वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या चीज से मैं डिनोट कर रहा हूं? L से। और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और इसका क्वांटम होता है h/2π। देखते रहिएगा, यहां भी प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया है बाबू, यहां भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h/2π। चौथा जो क्वांटिटी होता है वो है हमारा मास। मास भी क्वांटाइज्ड होता है, बिल्कुल सही, लेकिन इसका क्वांटम अभी तक पता नहीं चला है। ये m, लेकिन इसका क्वांटम अभी खाली है, नहीं पता है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्वांटाइज्ड हैं और इसका ये क्वांटम है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अप्लाइड पार्ट से बढ़ेंगे, फिर वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं।